नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए एक्ट को लेकर चल रहा विरोध अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यानी अब रण क्षेत्र न्यायालय की तरफ मुड़ गया है। हालांकि प्रदर्शन विरोध जारी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा यूँ कहना चाहिए कि नफ़रत से भर गए हैं। और उसमें और तो और प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों तक को टारगेट किया जा रहा है। एक ट्रोलर हैं, नामी ट्रोलर हैं, बदनाम ट्रोलर हैं, जो कि राइट विंग के हैं। उन्होंने सीधे सीधे मोदी से वीडियो जारी करके मांग की है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लात मार कर निकाल दें। और लिटरली उन्होंने ये कहा कि ये कोई पद से हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो वाकई में बुला के उनकी पिछवाड़े लात मारने की बात कर रहे हैं। तो घृणा का स्तर इस हद तक पहुंच गया है। और इसी तरह से उनके विरोध में यहाँ तक के नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की ज़मीन पर। अब यही सोचिए कि यही ऐसा ही कुछ नारा जब जेएनयू में लगाया गया था तो कितना हंगामा मचा था और किस तरह से उन छात्रों को टारगेट किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनके ऊपर विश्वविद्यालय ने भी कार्रवाई की। लेकिन अब जो मोदी के समर्थक माने जाते हैं, जो मोदी सरकार संघ परिवार के समर्थक माने जाते हैं, वो भी इस हद तक चले गए हैं कि इस तरह के नारे लगा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला लगा रहे हैं। तो ये जो लगातार बढ़ता जा रहा विरोध, और आप ये तो जानते हैं कि एक मोदी सरकार के सपोर्टर ने तो मोदी को तेलिया कहते हुए उनकी आलोचना की और उनसे कहा कि ये वापस लीजिए। तो मोदी टारगेट पर हैं, उनकी सरकार, उनके मंत्री टारगेट पर हैं, बीजेपी के नेता भी अंदर से परेशान हैं। जो सवर्ण नेता हैं, अपर कास्ट के नेता हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उनके मतदाता या उनकी जो अपनी राजनीतिक बिरादरी है उसमें उनसे सवाल किए जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि यूपी में तो ये मसला काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। तो प्रदर्शन देश भर में जारी हैं, लगातार वो उग्र होते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि जो पत्रकार हैं, एंकर हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बहसें हो रही हैं, वो सब इसी दिशा में जा रही हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। ये एक्ट नहीं चलेगा, इस एक्ट का विरोध किया जाएगा। और ठीक ये विरोध अपर कास्ट की तरफ से ही आ रहा है। तो बहुत साफ है उनके क्या पॉइंट हैं। ये तो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगा कि उन्हें लग रहा है कि ये जो कानून है उससे उनको टारगेट किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा। इस पूरे एक्ट के तहत जो कमेटियाँ बननी हैं, जो व्यवस्था बननी है विश्वविद्यालयों में, उनमें उनको शामिल नहीं किया गया है, जनरल कास्ट के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो सरासर गलत है, ऐसा है नहीं। 10 सदस्यों में केवल 5 ऐसे हैं जो ओबीसी और एसटी एससी से होंगे, बाकी 5 तो जनरल कैटेगरी के ही होंगे। और उसमें भी जो इंस्टीट्यूशन का प्रमुख होगा वो उसको हेड करेगा। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन के हेड तो सवर्ण ही हैं, अपर कास्ट ही हैं। तो आप समझ सकते हैं। और ये जो सदस्य चुने जाएंगे उनका चयन भी वो संस्था या वो विश्वविद्यालय करेगा, तो वो भी अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये तमाम उसमें खामियां भी हैं। लेकिन ये एक जो उबाल आया हुआ है सवर्णों में, और इसमें मेरिटोक्रेसी की बात की जा रही है, इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल सिर्फ उत्पीड़न का है। अगर किसी जाति विशेष के लोगों को उनकी जाति के नाम पर परेशान किया जाता है, हैरास किया जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए उपाय तो किए ही जाने चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ये उत्पीड़न ऊपरी जाति के लोग ही करते हैं और निचली जाति के लोग उसके शिकार होते हैं। हो सकता है कि, और है भी, कि ओबीसी के छात्र भी एसटी एससी को परेशान करते हों। तो इस कानून में उसकी भी व्यवस्था है कि अगर इस तबके के लोग भी जातिगत भेदभाव करते हैं
तो उनके साथ भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो पूरा दुष्प्रचार चल रहा है, जो नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं भी सही नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है तत्काल सुनवाई के लिए। कोई बुराई नहीं है अगर कोर्ट में जाए और कोर्ट इस कानून की परीक्षा करे और उसको, अगर उसमें कुछ खामियां हैं उनको दूर करे, उनको ऐसा बनाने के लिए तैयार हो जो अच्छे से लागू हो सके और किसी के साथ अन्याय ना हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अदालतें आजकल किस तरह से काम कर रही हैं। अदालतों के बारे में धारणा ये बन चुकी है कि चूँकि वहाँ पर अधिकांश जज अपर कास्ट के होते हैं, अधिकांश क्या 100% के आसपास जज अपर कास्ट के होते हैं, और वही अगर इस पूरे एक्ट के प्रावधानों को सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर फैसला सुनाएंगे, तो उनका भी अपना एक बायस हो सकता है। ये बायस चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक कमेंट से भी समझ में आता है। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं क्या हो रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि खामियां दूर की जाएं, हम इसे लिस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे कि खामियां दूर की जाएं। आखिरकार कौन सी खामियों की बात कर रहे हैं ये मिलार्ड्स बताएंगे नहीं, अभी तो सुनवाई होगी तो उससे हमें पता चलेगा। लेकिन ये एक तरह से एक मैसेज जैसा मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में किस तरह की सुनवाई कर सकता है और इसमें मोटे तौर पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। ये जो याचिका दाखिल की गई है उसमें नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को बाहर रखने की बात की गई है, यानी सवर्ण छात्रों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, लेकिन उसके तहत जो प्रकोष्ठ आदि बनेंगे उनमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। 10 सदस्य, जैसे मैंने कहा कि उसमें 10 के 10 इन वर्गों से नहीं होंगे, 10 में से केवल आधे सुनिश्चित करना है कि वो इन वर्गों से हों, और अगर नहीं रखे जाएंगे इन वर्गों से तो आप समझ सकते हैं फिर तो वो अपर कास्ट की पंचायत हुई, अपर कास्ट के पक्ष में ही फैसला जाएगा, और जो भी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा फिर उस कमेटी के सामने अपनी शिकायत ले जाने का। तो एक तो ये शिकायत बेमानी है, पहली नज़र में ही खारिज हो जाती है। फिर याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST, OBC के खिलाफ तक सीमित है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण से वंचित किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, आप ही देखते होंगे कि जातिगत भेदभाव किन वर्गों के साथ, किन जातियों के साथ होता है। क्या आपने कभी किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के साथ जातिगत भेदभाव होते देखा, सुना है? मैंने तो नहीं सुना है, कम से कम। हो सकता है कि ब्राह्मण बनिया वर्ग के छात्रों के साथ भी भेदभाव करते हों, क्षत्रियों के साथ भी करते हों, लेकिन उनके साथ उस पैमाने का भेदभाव नहीं होता, या उनका जाति उत्पीड़न तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जातिगत आधार पर उनका उत्पीड़न किया जाए, उनको परेशान किया जाए, और इतना परेशान किया जाए कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। ये जो एक्ट इस तरह का बनाना पड़ा है वो इसीलिए कि ये बात जो जिन वर्गों को के लिए ये बनाया गया है उनकी आत्महत्या तक जा रही है। 118% की वृद्धि हुई है उनके खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में, और हर साल बड़े संस्थानों में आत्महत्याएं हो रही हैं। यही वजह थी कि संसदीय कमेटी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था और फिर ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये तो भेदभाव को लेकर जो बात कही गई है वो है। अब इस पर भी गौर करना चाहिए कि इक्का दुक्का अगर इसमें सुधार करने की बात होती कि झूठी शिकायतों पर जुर्माने का प्रावधान, देखिए ये एक्ट पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। इसमें OBC को जोड़ा गया है बस। पहले एक्ट था और उसमें इस तरह के प्रावधान थे कि अगर झूठी शिकायतें हुई तो जुर्माना लगाया जाएगा, और इस तरह के प्रावधानों से हुआ ये कि लोग जो सचमुच में उत्पीड़न झेल रहे थे वो भी शिकायत नहीं करते थे,
क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि क्या पता उन्हीं पर उल्टा कार्रवाई न कर दी जाए, उनको ही दोषी न ठहरा दिया जाए और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगा दिया जाए। इसलिए ये मामला जो है फंसा हुआ था। अब ये जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय सिर्फ वो सलाहकारी थी, कोई सज़ा नहीं होती थी। अब अनुपालन अनिवार्य और निगरानी समिति से मॉनिटरिंग होगी, ये सुनिश्चित किया गया है। इसलिए ये कानून पहले के मुकाबले बेहतर है, पूरा ठोस नहीं है। अभी भी इसमें अगर आप पिछड़ी जातियों या दलितों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इस कानून में भी अभी कितनी तरह की कमियां हैं और जिनकी वजह से ये नहीं हो पाए, ये लागू नहीं होगा या लागू होगा भी तो आंशिक सफलता ही मिलेगी। और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अपर कास्ट है उससे कौन पंगा मोल लेगा, वो ही चुनेगा कि कौन समिति में होंगे। समिति में चुनने के तरीके तो तय नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये अभी भी दिक्कत वाला कानून है। इसीलिए कुछ चीज़ें कही गई हैं, जैसे ये जो रेगुलेशंस हैं केवल यूनिवर्सिटीज़ तक और यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजेस तक सीमित है, और इनको दूसरे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में भी लागू किया जाना चाहिए, जैसे आईआईटी में, आईआईएम में, एम्स में और अदर इस तरह जो दूसरी इस तरह की बॉडीज़ हैं उनमें, क्योंकि इन संस्थानों में भी बड़े पैमाने पर दलितों और जो पिछड़े वर्ग के लोग छात्र हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर ये नहीं किया गया तो वहाँ पर भी वो सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि वहाँ भी इसको लागू करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देख ही रहा है और सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देख रहा है, दोनों पहलू से देख रहा है, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि ये इन बड़े संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। ठीक है, वो यूजीसी के मातहत नहीं आते हैं, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वो फैसला कर सकता है कि अगर एक सॉलिड प्रक्रिया बन रही है तो वो दूसरे जो बड़े संस्थान हैं वहाँ भी लागू किए जाएं। डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव को परिभाषित करने की बात जो इसके विरोधी हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन समर्थक भी कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे से डिफाइन करने की ज़रूरत है, जो कि इसमें उसमें कमियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। और ये जो विरोध कर रहे हैं उनके नज़रिए से नहीं है, ये जो इसके जो उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें और भी बेहतर ढंग से उसे डिफाइन किया जाना चाहिए ताकि लोग उसका उल्लंघन न कर सकें। एक ये भी सुझाव दिया गया है कि इसके लिए जो मेंबर्स हैं, इक्विटी कमेटी जो बनेगी उसमें ऐसा ना हो कि कोई मन मर्जी से सदस्यों का चुनाव कर दे। इसके लिए कोई इलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए और वो तय करे कि कौन इसका मेंबर होगा। अगर ये अपर कास्ट चीफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के भरोसे छोड़ दिया गया तो वो तो अपने लोग भर लेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी के विम्स और फैंसीज पर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के विम्स और फैंसीज पर इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि एक ओम्बुड्समैन अपॉइंट करे सरकार, जो कि इन तमाम प्रक्रियाओं को देखे और उसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए प्रयास करें। ओम्बुड्समैन मतलब एक तरह का एक ऐसी अथॉरिटी जो इन तमाम शिकायतों को सबसे ऊपर बैठकर सुनेगी, जो निष्पक्ष होगी, किसी एक इंस्टीट्यूट का या किसी एक यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, बल्कि वो एक ये व्यवस्था कुछ हमारे यहाँ मीडिया संस्थानों ने की है जो अच्छे प्रतिष्ठित हैं। जैसे द हिंदू में ओम्बुड्समैन है जो एक निष्पक्ष, निर्णायक या आप कहें कि एक ऐसा अधिकारी है जो पाठकों की शिकायतों को भी सुनता है और उसके आधार पर अखबार को राय देता है, निर्देश देता है। इसी तरह से अगर ओम्बुड्समैन अपॉइंट होता है
राज्य स्तर पर तो जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उन पर नज़र रखेगा वो, वहाँ किस तरह से वो इस तरह की जो कमेटियाँ, इक्विटी कमेटी बन रही हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए। इस पूरे कानून में एक और बड़ी खामी ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस इन नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं करेंगे उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। तो जब देश के 99% जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अपर कास्ट के हैं और उनके बायस हम सब जानते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जात पात और धर्म से उठकर व्यवहार करते हैं, अंततः वो वहीं चले जाते हैं। तो उस बायस को की गुंजाइश न रहे, इसके लिए एक दबाव यूनिवर्सिटीज़ पर भी होना चाहिए, उनसे जुड़े हुए जो कॉलेजेस हैं उन पर भी होना चाहिए। और जब इनका दायरा बनेगा IIT, IIMs, एम्स वगैरह सब में अगर ये लागू होता है तो उन पर दंड और भारी जुर्माना की भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए, ताकि उनमें भी डर लगे, उनमें भी एक खौफ पैदा हो कि अगर हमने इस कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी होगी और बदनामी भी होगी कि इन संस्थानों में पिछड़े, दलित, आदिवासियों के साथ न्याय करने की व्यवस्था कमज़ोर है या नहीं है। तो अब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है। उम्मीद करना चाहिए कि अदालत पिछड़े वर्गों, दलितों का ख्याल रखेगा, उनके हक में फैसला सुनाएगा, ना कि ये जो देश भर में अपर कास्ट के लोग हंगामा मचा रहे हैं, झूठा हंगामा, एक झूठा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उनके दबाव में आकर किसी तरह का फैसला वो सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।